आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताएंगे। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 JW के प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों को जो है हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 8 को जो है लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आज का है, स्वप्रेरण एवं अनियोय प्रेरण में अंतर समझाते हुए स्वप्रेरण गुणांक तथा अनियोय प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न खत्म हो गया। स्वप्रेरण और अनियोय प्रेरण में आपको अंतर बताना है, स्वप्रेरण गुणांक और अनियोय प्रेरण गुणांक की जो है परिभाषा बताना है, और इसमें एक सवाल न्यूमेरिकल भी इसमें जोड़ दिया गया है। 100 सेमी का स्क्वायर क्षेत्रफल के समतल कुंडली 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा? और ये 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो एक एक प्रश्न को जो है हल करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर स्वप्रेरण और अनियोय प्रेरण में अंतर क्या है, तो दो कॉलम आप बना लीजिएगा। एक में लिखिएगा स्वप्रेरण और दूसरे में क्या लिखेंगे, अनियोय प्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है और अनियोय प्रेरण में अंतर क्या है? तो पहला अंतर होता है, इसमें केवल एक कुंडली होता है। याद रखिएगा, स्वप्रेरण में क्या होता है, इसमें केवल एक कुंडली होता है, और अनियोय प्रेरण में क्या होता है, इसमें दो कुंडली होता है। प्राथमिक कुंडली होता है और द्वितीय कुंडली होता है। यह अनियोय प्रेरण जो होते हैं इसके अंदर दो कुंडलियां पाई जाती हैं, एक प्राथमिक कुंडली पाई जाती है और एक द्वितीय कुंडली पाई जाती है, और स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली पाया जाता है। तो पहला अंतर जो है आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें एक कुंडली, इसमें दो कुंडली होता है। दूसरा अंतर होता है, इसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगता है। जब ये कहीं कुंडली है, उसी कुंडली में जब धारा परिवर्तन करेंगे तो उसी कुंडली में जो है प्रेरित धारा बहने लगेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें दो कुंडली होता है। प्राथमिक कुंडली में धारा भेजेंगे, द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो क्या लिखेंगे, किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। तब इसमें दो कुंडली है, केवल यहाँ प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली जब है, तो जब प्राथमिक कुंडली में जब धारा परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में जो है क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इसमें दो कुंडलियां हैं, इसमें एक कुंडलियां हैं। तो दो अंतर जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब तीसरा अंतर क्या है, प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करता है। जो प्रेरित धारा होता है वो मुख्य धारा के मान को क्या करता है, प्रभावित करता है, और यह होगा प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर तीन अंतर जो है आपको बताया गया, स्वप्रेरण और अनियोय प्रेरण में तीन अंतर। अब अगला जो परिभाषा क्या है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बताइए। स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं और अनियोय प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? तो देखिए कितना आसान परिभाषा है। स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा अगर बोलेंगे तो अगर ये सूत्र आपको याद है तो परिभाषा आपको याद हो जाएगा। यल का नाम है स्वप्रेरण, ई का नाम है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, इसका नाम है धारा परिवर्तन। क्या नाम है, धारा परिवर्तन। यदि धारा परिवर्तन 1 हो जाए, मतलब एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए, तो यल किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। और यल का नाम क्या है, तो स्वप्रेरण गुणांक है, और ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा, जब ये धारा परिवर्तन जो है, धारा परिवर्तन क्या हो जाए, 1 एम्पियर प्रति सेकंड अगर हो जाता है, मतलब इसका मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए, तो यल ई के बराबर हो गया, परिभाषा बन जाएगा। तो कैसे परिभाषा लिखेंगे, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होती हैं। यल और ई आपस में बराबर होती हैं कब, जब धारा परिवर्तन की दर कितना हो जाए, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। मतलब आई डेल आई बटा डेल टी का मान अगर 1 हो जाए तो यल ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखाएगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। कौन बराबर होगा, स्वप्रेरण गुणांक जो है ई के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, जब इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यल ई के क्या है, बराबर है। तो परिभाषा बहुत आसान है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा आप लोग यहाँ पर समझ लिए होंगे कैसे
इसको परिभाषा बनाया गया है। अब हम लोग सीखेंगे अनियोय प्रेरण गुणांक का परिभाषा। अब यहाँ अनियोय प्रेरण का गुणांक की अगर परिभाषा लिखते हैं तो जिस तरह स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखे हैं सेम यही यहाँ पर अनियोय प्रेरण का भी परिभाषा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। E2 का नाम ये द्वितीय कुंडली का प्रेरित वैद्युत वाहक बल है और उसमें स्वप्रेरण के जगह पर अनियोय प्रेरण का यहाँ पर है तो अनियोय प्रेरण को यम से दिखाते हैं और स्वप्रेरण को यल से दिखाते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या लिखेंगे? वह गुणांक जब एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। यम E2 के बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब ये धारा परिवर्तन का मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए। इसका मान क्या हो जाए, 1 एम्पियर प्रति अगर सेकंड हो जाएगा तो यम किसके बराबर होगा, E2 के बराबर हो जाएगा। और यम E2 के जब बराबर हो जाएगा तो परिभाषा तो इसी में छिपा है, परिभाषा लिख लेंगे। वह गुणांक जब एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है जबकि धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। यम बराबर सूत्र क्या होता है, E2 बटा डेल I1 बटा डेल T होता है। यह अनियोय प्रेरण गुणांक का जो है सूत्र हो गया और इसी सूत्र से यह परिभाषा बनाया गया है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आया था, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल जो पूछा गया था, ए बराबर दिया गया था प्रश्न में, तो यहाँ ए बराबर देख सकते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है, क्षेत्रफल क्या है, 100 सेमी का स्क्वायर है और 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का है। चुंबकीय क्षेत्र है और 20 रेडियन प्रति सेकंड में कोणीय वेग घूर्णन कर रही है। तो कुंडली में प्रेरित अधिकतम वैद्युत वाहक बल क्या होगा। तो अब यहाँ पर जो मान दिया है उस मान को पहले नोट करेंगे। एरिया दिया है क्षेत्रफल 100 सेमी का स्क्वायर। अब सेमी के स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना से गुणा करना पड़ता है, 10 के पावर -4 से गुणा करना पड़ेगा। जब 10 के पावर -4 से गुणा किया जाएगा तो इसमें से 2 जीरो कम कर लेंगे यहाँ पर, तो 10 के पावर 2 घात में से 4 घात घटा दीजिए, 10 के पावर क्या हो जाएगा, -2 घात मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ जो सेमी स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो कितने से गुणा करते हैं, 10 के पावर -4 से गुणा करेंगे। अब क्षेत्रफल 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर आ गया। ध्यान देंगे पेपर में आपको बदलना है, तो पेपर के दिन जो है बहुत बच्चे क्या करते हैं, सेमी स्क्वायर को बदलते नहीं है तो गलती हो जाता है। तो याद रखिएगा सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर। बी का मान प्रश्न में क्या दिया गया था, 2 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर है। कोणीय वेग ओमेगा 20 रेडियन प्रति सेकंड है। फेरों की संख्या इसमें n बराबर 1 मान लेंगे, कोई फेरा ना हो तो एक फेरा तो रहेगा। तो E का सूत्र क्या होता है, तो E बराबर होता है NBA ओमेगा। यह सूत्र किसका है, अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल का यह सूत्र है। E बराबर NBA ओमेगा। E बराबर n का मान 1 हो गया, B का मान 2 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पर B का मान 2 गुणे 10 के पावर -2 कहाँ से आ गया, यहाँ पर 2 उतर जाएगा, 2 वेबर हो गया, 2 गुणे और A का मान है, A का मान 10 के पावर -2 है। ध्यान दीजिएगा n का मान 1, B का मान 2, A का मान 10 के पावर -2, ओमेगा का मान 20 हो गया। 20 दूनी 40, 40 से कम 40, 40 गुणे 10 के पावर -2, -2 को जब हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, दशमलव में 0.40 वोल्ट हो जाएगा। 10 के पावर -2, 2 स्थान दशमलव लगा दीजिए तो क्या आ गया, E बराबर 0.040 वोल्ट हो जाएगा। तो समझ लिए होंगे कैसे यहाँ पर इसको हल किया गया। अब अगला जो प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक परिपथ दिया गया है और इस परिपथ को हल करना है। इसमें एक प्रश्न इसका जो अथवा दिया गया है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए और दिए गए मीटर सेतु में संतुलन बिंदु D पर प्राप्त है। प्रतिरोध यस के समांतर 12 सेमी का प्रतिरोध जोड़ने पर संतुलन बिंदु D' पर खिसक जाता है। प्रतिरोध R एवं यस का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे एक परिपथ जो बना के दिया गया है, मीटर सेतु का ये परिपथ है, इसमें यह R का मान और यस का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो दोनों मान को निकाल करके जो है बताया जाएगा, बहुत सरल विधि से बताया जाएगा। लेकिन इसमें एक और प्रश्न है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखना है। तो किरचॉफ का नियम क्या है, अब इनको समझ लेते हैं। किरचॉफ का नियम क्या है, तो अब यहाँ किरचॉफ के नियम को समझेंगे। और यहाँ देखिए चित्र भी बना दिया गया। अब इसी चित्र के सहायता से मान को निकालना है, R और यस का मान निकालना है। तो लिखेंगे अब किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ का जो नियम जो बना है, अब पहले उनके नियम के बारे में बताना है। तो लिखेंगे किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब किरचॉफ के नियम की सहायता से जटिल कोई भी
परिपथ है उस परिपथ के अंदर धारा वितरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इनके नियम जो है किस पर आधारित होता है, तो आवेश संरक्षण का नियम पर आधारित होता है, और दूसरा जो होता है ऊर्जा संरक्षक के नियम पर आधारित होता है। आवेश संरक्षक के नियम ऊर्जा संरक्षक के नियम पर आधारित होता है। और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है इसी में छिपा हुआ है, धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य हो जाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। तो कैसे लिखेंगे, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। यहाँ किरचॉफ के नियम को बताना है तो किरचॉफ ने दो नियम बनाए थे, एक प्रथम नियम एक द्वितीय नियम। तो यह द्वितीय प्रथम नियम जब बोलेंगे तो धारा का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य के बराबर हो, यह किरचॉफ का क्या है, प्रथम नियम कहलाता है। तो किरचॉफ का नियम जो है आप लोग प्रथम नियम समझ गए होंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। अब इस किरचॉफ का द्वितीय नियम समझते हैं। अब किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, अब इसी नियम में छिपा है, धारा है, प्रतिरोध है, और यह बीजगणितीय योग, इसको सिग्मा को बीजगणितीय योग बोलते हैं। सिग्मा आई बराबर क्या था, उसमें जीरो था, तो सिग्मा आई बराबर जीरो था, तो सिग्मा आई के सिग्मा का नाम क्या है, बीजगणितीय योग इसको कहेंगे। अब यह धारा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, यह वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के क्या है, बराबर होता है। इसी को लिख देंगे, द्वितीय नियम आपको समाप्त हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, ये धारा हो गया, धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, बीच में गुणा, गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा का बीजगणितीय योग शून्य हो जाए, किरचॉफ का प्रथम नियम, और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, धारा प्रतिरोध के गुणनफल, धारा प्रतिरोध के गुणनफल का यह बीजगणितीय योग, और यह क्या है, वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम को जो है परिभाषा ऊपर ये लिखा गया है, और इसी यह जो परिभाषा इसी सूत्र से परिभाषा ऊपर लिखा गया है। तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि परिभाषा कहाँ से लिखा गया, इसी में परिभाषा छिपा है, धारा प्रतिरोध के गुणनफल ये बीजगणितीय योग से यह क्या है, वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसमें एक प्रश्न जो दिया गया था, अब इस प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अब इस प्रश्न में आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। एक बार ध्यान दीजिए, ये लिखा है संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु जब डी था, यहाँ पर डी, तो डी की दूरी देखिए 34 सेमी है, क्या है, 34 सेमी था। तो उस समय आपका प्रतिरोध क्या था, आर, और क्या था, यस था। लेकिन जब डी से जब डी डैश पे आ गया, जब यह मैंने खिसक करके डी डैश पे जब आता है ये दूरी, तो यहाँ पे कह रहा है यस के जगह पर एक और ऊपर जो है, इसके ऊपर एक समांतर प्रतिरोध जो है 12 ओम का है। कब हो जाएगा, जब यह 34 सेमी से 52 सेमी जब हुआ, तो यहाँ यस के जगह पर एक और प्रतिरोध लिखा गया है, यस के समांतर 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर संतुलन बिंदु किस पर खिसक गया, डी डैश पर। ध्यान देंगे, एक बार डी पे जब था तो वहां पर 34 सेमी दूरी था, उसमें प्रतिरोध क्या था, आर और यस था। लेकिन जब वो खिसक करके किस पर आ गया, डी डैश पर आ गया, तो यहाँ जब डी डैश पे खिसका तो यहाँ पे एक और प्रतिरोध यस के जो है, यस के समांतर 12 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे आ गया, और ये डी दूरी जो है आपके हो जाएगा, डी डैश हो गया, 52 सेमी हो गया। तो आपको आर और यस का मान ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आपका डी बिंदु के लिए हल करेंगे, उसके बाद से डी डैश के लिए हल करेंगे। यहाँ पर 2-3 समीकरण बनेगा, बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए पहला जो दिया गया है डी दूरी पर दिया गया था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जब, अब यहाँ पर चित्र में हम लोग देख लिए, तो लिखेंगे जब संतुलन बिंदु डी है, क्या है, जब संतुलन बिंदु जो है, संतुलन बिंदु क्या दिया गया, तो लिखेंगे संतुलन बिंदु यहाँ पर डी पर प्राप्त होता है, डी पर प्राप्त होता है। तो डी पर अगर प्राप्त होता है, संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, तो यहाँ पर दूरी क्या था, जब डी पर जब प्राप्त हुआ था, तो एक बार चित्र को और देख लेते हैं। देखिए, यह संतुलन बिंदु जब डी पर प्राप्त हुआ है, तो उस समय दूरी क्या था, 34 सेमी था। आज जब खिसक करके जब डी डैश पे गया है, तो दूरी कितना हो गया, 52 सेमी हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे यल बराबर जो है 34 सेमी था, तो यल बराबर क्या हो गया, 34 सेमी हो गया।
कब डी पर जब रहेगा तो 34 सेमी है। अब सूत्र होता है, पढ़े हैं सूत्र संतुलन के लिए, आर बटा यस बराबर होता है यल बटा 100 माइनस यल। ये फार्मूला होता है आर बटा यस बराबर यल बटा क्या है 100। अब इसमें मान को भरेंगे, जब मान को जब इसमें भरेंगे, भरने के बाद से आगे क्या बनेगा, लिखेंगे यहाँ आर बटा यस हो जाएगा बराबर यल का मान 34 है तो यल का मान 34 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 100 माइनस यल का मान क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आर बटा यस हो जाएगा बराबर, और यहाँ का बनेगा 34 बटा, अब 34 बटा हो जाएगा 100 में से जब 34 को घटा देंगे तो क्या बनेगा 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब इसको 2 से काट सकते हैं, जब 2 से इसको काटेंगे तो क्या बनेगा आर बटा यस बराबर हो जाएगा 17 बटा 33 हो जाएगा। 17 बटा क्या हो जाएगा 33। 17 बटा 33 कैसे हो गया, 2 से इसको काट दिए, 2 से इसको 2 से इसको 34 17 हो जाएगा, 66 33 हो गया। अब इसमें गुणा कर लीजिए, अब यस को इधर भेज दीजिए, यस चला जाएगा 17 के पास, तो आर बराबर क्या बन गया, तो लिखेंगे समीकरण आर बराबर 17 यस बटा 33। ध्यान देंगे 17 यस है यह, ठीक ना, 17 यस बटा 33 हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। पहला काम खत्म। पहला काम जो है 34 सेमी दूरी पर था तो 34 सेमी दूरी के लिए हमारा आर का मान निकल गया। अब प्रश्न में पुनः देखेंगे, ध्यान देंगे, अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो यस है, यस के समांतर, समांतर मतलब इसके ऊपर एक प्रतिरोध 12 ओम का जोड़ा गया, तो 12 ओम और यस ये कौन सा समांतर क्रम है, क्योंकि समांतर बोला गया है तो 12 ओम इसके ऊपर, जैसे हम आकृति में बना दें तो यहाँ आकृति समझ लीजिएगा, एक बार और आकृति को समझा रहे हैं। जैसे यहाँ आकृति बना है तो यहाँ पर एक प्रतिरोध और जोड़ दिया गया है 12 ओम का, तो 12 ओम और यस यह मिला करके किस क्रम बनेगा, समांतर क्रम। तब यहाँ पर लिखेंगे 12 ओम का प्रतिरोध जब यहाँ पर जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो अब यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जब यस के समांतर, किसके समांतर, जब यस के समांतर, यस के समांतर, अब यस के समांतर कितने प्रतिरोध का जो है आपका प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो यस के समांतर 12 ओम। आकृति में आपको ये दिखा नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। आकृति में 12 ओम का प्रतिरोध, 12 ओम का क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिरोध जोड़ देने पर 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब समीकरण 1 जो बना है समझ में आ गए। अभी तो 34 सेमी वाला के साथ चले हैं। अब यह यस के समांतर जब 12 सेमी ओम प्रतिरोध जोड़ दिया जाएगा, ध्यान दीजिए एक बार और आकृति को देखेंगे, यस और 12 ये समांतर क्रम है। अब जब समांतर क्रम होगा, ये आकृति में छिपा हुआ है, ये आकृति में दिया नहीं गया, ये बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, अब यहाँ पर श्रेणी ये समांतर क्रम का सूत्र लागू करेंगे, यहाँ 1 बटा यस बराबर क्या बन जाएगा, 1 बटा यस प्लस 1 बटा 12 हो जाएगा। किस क्रम में जोड़े हैं, ये समांतर क्रम का सूत्र हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, तो R1 का मान यस और R2 का मान 12 है। अब इसको यहाँ यस डैश कर लीजिए, 1 बटा यस डैश बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 12 का नम 12 प्लस यस का नम यस बटा, और 12 में यस का गुणा करेंगे तो 12 यस हो जाएगा। तो यह जो है किस क्रम में हल कर रहे हैं, तो यस प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का सूत्र हो जाएगा 1 बटा R डैश, तो यहाँ R मतलब प्रतिरोध को यहाँ यस डैश माना है, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, 12 का नम 12 यस का नम यस, और 12 में यस का गुणा करेंगे 12 यस। अब इसको पक्षांतर करेंगे, मतलब आपको उल्टा करेंगे तो यस डैश का मान क्या आ जाएगा, तो यस डैश का मान जब आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 12 यस हो जाएगा, 12 यस बटा 12 प्लस यस हो जाएगा। यहाँ यस डैश का मान निकालिए। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह यस डैश का मान कितना आ गया, तो 12 यस बटा 12 प्लस यस जो है किस क्रम में आ गया, तो समांतर क्रम में यह तुल्य जो है प्रतिरोध का मान निकल गया। 2 बनने के बाद अब यहाँ पर संतुलन बिंदु जो था अब क्या बन जाएगा, डी डैश है, तो लिखेंगे संतुलन बिंदु, संतुलन बिंदु क्या है, डी डैश पर है, डी डैश पर है। और जब संतुलन बिंदु जब डी डैश पर है तो एक बार और आकृति को समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यह खिसक कर ये जो 34 सेमी था, अब ये 34 से 52 सेमी पर आ गया, यहाँ डी डैश पर आ जा रहा है,
इस आकृति में समझिएगा डी डैश में आ जा रहा है। तो यहाँ 12 सेमी समांतर प्रतिरोध जो जोड़ा गया था, जो आकृति में नहीं दर्शाया गया था, वो 12 सेमी जो है आकृति में आपको दर्शा करके तुल्य प्रतिरोध जो निकाले हैं 12 और यस वाला जो लेकर के चले हैं, तो यह तुल्य प्रतिरोध और आर और कितने सेमी पर होगा, 52 सेमी के संतुलन पर हो जाएगा। पहले 34 पर जब था तो आर और यस था, आज जब 52 पे हो गया तो आर और यहाँ यस डैश का मान, इसमें 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ने के बाद यह 52 सेमी हो गया खिसक करके। तो यहाँ पर लिखेंगे अब संतुलन बिंदु जो है डी पर है, तो दूरी क्या था, यल बराबर 52 सेमी है। कितना सेमी है, 52 सेमी है। अब संतुलन बिंदु के लिए सूत्र क्या है, तो संतुलन बिंदु के लिए सूत्र बना है कि आर बटा यस डैश हो जाएगा, आर बटा यस डैश बराबर क्या है, यल बटा 100 माइनस यल होता है। अब इसमें यल के जगह पे क्या रखेंगे, 52 रखेंगे। यल के जगह पे क्या रखा है, 52। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर आर बटा यस डैश बराबर यल का मान हो गया 52 बटा 100 माइनस 52 हो जाएगा। अब 100 में से 52 को घटा दीजिए तो आर बटा यस डैश बराबर 52 बटा 100 में से 52 जाएगा तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। अब इसको जो है छोटा कर लीजिए, आर बटा यस डैश बराबर 13 चौक 52, 13 4 से काट दीजिए तो 13 हो जाएगा, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ यस डैश का मान निकाल लीजिए, उल्टा कर लीजिए, यस डैश बटा आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 12 बटा 13 हो जाएगा। अब आर को गुणा कर लीजिए, आर उधर भेज दीजिए। अब आर जो उधर जब चला जाएगा तो यस डैश बराबर क्या होगा, 12 बटा 13 और बगल में हो गया आर, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर बन जाएगा 3। और समीकरण 1 और 2 जो बना है अब इन्हीं सहायता से इसको हल करेंगे। अब आर का मान समीकरण 1 में निकाला गया था तो लिखेंगे आर का मान रखने पर, अब आर का मान जो निकला था यह आर का मान यहाँ पर रख लिया जाएगा। लिखेंगे आर का मान रखने पर, अब आर को हटा दीजिए, अब क्या बनेगा, यस डैश बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 12 बटा क्या था 13 और आर का मान। अब आर का मान समीकरण 1 में क्या निकला था, तो समीकरण 1 जब हल किया गया था तो क्या आया था 17, क्या आया था 17 यस बटा 33 आया था। ये किसका मान है, आर का मान समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में 17 यस बटा 33 निकाले थे, और समीकरण 2 में यस डैश का मान निकला था। अब यहाँ लिखेंगे यस डैश का मान रखने पर, अब यस डैश का जब मान रखेंगे तब क्या बनेगा, यस डैश का मान रखने पर। अब यह यस डैश का मान जो समीकरण 2 में निकला था, अब समीकरण 2 वाला मान रख दीजिए। अब समीकरण 2 का मान जो है यस डैश का मान क्या आया था, तो समीकरण 2 का मान जो है यस डैश का मान 12 यस बटा 12 प्लस यस था, 12 प्लस यस बराबर इधर क्या है 12 गुणे 17 यस बटा 13 गुणे 33 है। अब इसमें कटने वाला अंक को काट देंगे, क्या क्या कट सकता है, 12 से 12 खत्म, यस से यस खत्म हो गया, कट गया, कितना छोटा हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, 1 बटा 12 प्लस यस बचेगा बराबर ऊपर क्या हो जाएगा 17 बटा, और 13 में 33 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो गुणा करने पर 429 आ जाएगा। कितना आएगा, 429 हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए क्योंकि हमको यस का मान निकालना है, तो उल्टा जब करेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस यस बराबर इसका उल्टा हो जाएगा तो 429 बटा 17 हो जाएगा, और इसके नीचे बटा में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 प्लस यस बटा 1 उल्टा किए हैं 429 बटा 17। अब ये 12 को पक्षांतर कर दीजिए क्योंकि नीचे 1 से भाग करेंगे तो वही हो जाएगा, देख सकते हैं 12 प्लस यस बराबर क्या हो जाएगा 429 बटा 17 हो जाएगा। अब 12 जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो यस बराबर 429 बटा 17 माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 में 12 का गुणा कर लीजिए, तो 17 में 12 का गुणा करेंगे तो यस बराबर क्या हो जाएगा 429 माइनस 17 में 12 का गुणा होगा तो 204 हो जाएगा, 204 बटा में नीचे क्या होगा 17 हो जाएगा। अब यस बराबर क्या आ जाएगा, तो 429 में से 204 को घटा देंगे तो क्या आएगा 225 हो जाएगा, 225 बटा 17 ओम आ जाएगा। यह किसका मान आया है, तो यह मान जो आ गया
आर का यस का मान आ गया। अब यस का मान जो निकला है वह कितना है 225/17। अब यस का मान किसी भी समीकरण में भर दीजिए, या समीकरण 1 में भरिए या समीकरण 2 में भरिए या 3 में भरिए, आपको आर का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर मान रखेंगे समीकरण 1 में रख देंगे और आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ समीकरण 1 में जब यस का मान निकला है तो अब लिखेंगे यहाँ पर यस का मान, यहाँ ऊपर लिख लेंगे। अब यस का मान जो निकला है वह यस का मान किस में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। आर का मान निकल जाएगा समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या था, आर बराबर 17 बटा क्या था 33 था। अब इसमें मान को रखेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 17/33 हो गया, गुणे और यस का मान जो निकला है क्या निकला है 225 बटा क्या है 17 है। यह मान किसका है, तो यह मान आया है आर का, यस का मान है 225/17। अब यहाँ कट जाएगा, 17 से 17 को कट जाएगा तो कितना आ गया बताइए, कितना आसान आ गया, आर का मान आ गया 225 बटा क्या आ जाएगा यहाँ पर 33 हो जाएगा। यही किसका आ जाएगा, आर का मान हो जाएगा। और यह लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो आर का मान और यस का मान निकाला गया, बहुत आसान विधि से बताया गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस चित्र को ध्यान देना है कि चित्र में एक मान छिपा हुआ था 12 ओम जो समांतर क्रम में जोड़ा गया था, और उसके लिए जो लंबाई लिया गया है 52 सेमी लिया गया है, तो वहाँ तुल्य प्रतिरोध निकाल करके हल किया गया है, तो दोनों मान आर और यस का मान निकल गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न में जो है प्रश्न नंबर 8 को जो है कंप्लीट कर दिया गया है, प्रश्न नंबर 8 पूरा हल हो गया। अब सीखेंगे अगले भाग में प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को जो है अगले भाग के वीडियो में हल करके बताया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 9 वाला जो है आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।